हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। ये जो है हमारा लेक्चर सीरीज का सबसे पहला लेक्चर रहेगा, जहां पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और दूसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज रहने वाली है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जहां पे हम एनसीईआरटी की पूरी लाइंस हम रीड करेंगे अच्छे से, और उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में हम यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाली लेक्चर सीरीज सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे मैं बोर्ड्स के बच्चों की बात करूं, चाहे बच्चों मैं नीट की बात करूं, चाहे मैं जेई की बात करूं, तो ये लेक्चर सीरीज सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बच्चों, इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या बोलता है कि बीइंग ए केमिस्ट वी हैव टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन इन लैब। तो हम क्या करते हैं बच्चों, लैब में जाके कुछ एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले हमें तीन बातें पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसीडर करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैं दो रिएक्टेंट ए और बी को कंबाइन करके क्या बना रहा हूँ बच्चों, प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो किसी भी रिएक्शन के बारे में हमको तीन क्वेश्चन के बारे में हमेशा पूछना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो होता है कि क्या ये कंबाइन करेगा या फिर नहीं करेगा। मतलब सबसे पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब जो दो रिएक्टेंट की आप रिएक्शन करवा रहे हो, क्या वो होगी या फिर नहीं होगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस हमको बताती है वो है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट ईयर क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो है, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी अगर हमारे पास नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन क्या होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है या फिर फिजिबल रिएक्शन होती है। दूसरी बात हमको जो पता होनी चाहिए वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हमको ये तो पता चल गया कि ए और बी रिएक्ट करेगा, वो किसने बताया बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स ने हमको बताया कि ए और बी रिएक्ट कर रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है वो ये है कि ए और बी जब रिएक्ट करेगा तो किस एक्सटेंट तक रिएक्ट करेगा। मतलब आपका कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा होगा या फिर कितना रिएक्टेंट यहाँ पे यूज हो रहा होगा। उसके बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस हमको बताएगी वो है इक्विलिब्रियम, या फिर आपकी एनसीईआरटी में इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी लिखा है। अब जो तीसरी चीज हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए, अब हमको ये तो पता चल गया कि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी पता चल गया कि किस एक्सटेंट तक रिएक्ट कर रहे हैं। अब तीसरी बात जो हमको पता करनी है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, की ये जो रिएक्शन हो रही है ये कितनी देर में हो रही है। तो उसके बारे में जो हमको ब्रांच ऑफ साइंस बताएगी वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब इस चैप्टर में हम ये कभी भी नहीं पूछेंगे कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो, ए और बी जो आप कंबाइन कर रहे हो, क्या वो रिएक्ट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम ये भी नहीं पूछेंगे कि ये किस एक्सटेंट तक रिएक्ट कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एक काम करेंगे, हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर जा रही है, तो हम सिर्फ उसके रेट के बारे में इंटरेस्टेड है, हम वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करेंगे। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं तो ये अपने आप में दो शब्द को मिला के बना है। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि बच्चे रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट जो है R1 और R2, जैसे मान लेते हैं R1 और R2 कंबाइन किए और फिर वो जाके क्या बना रहे हैं बच्चे, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो भी केमिकल्स है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने क्या बोला बच्चों, केमिकल्स बोला। अगली बात अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो वो बच्चे हमें एक ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका मतलब होता है काइनेसिस। और काइनेसिस का जो मतलब होता है वो मोशन या फिर मूवमेंट करना होता है। तो हमको यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे केमिकल्स का मोशन के बारे में जो है वो स्टडी यहाँ पे करनी है। तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर कोई आपको पूछता है कि केमिकल काइनेटिक्स में आप किन चीजों के बारे में डील करते हैं, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द नंबर वन स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमको क्या बताते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। दूसरी बात ये जो हमको बताएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो किन स्टेप से होता हुआ वो जा रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डील करेंगे।
अच्छा, तीसरी बात जो हमारे पास होगी वो होगी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हमने देख लिया कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर कोई रिएक्शन जा रही है और इसका रेट जो भी आपके पास है, कौन से वो फैक्टर है वो जो इस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो एक्चुअल में हम केमिकल काइनेटिक्स में इन तीन बातों के बारे में स्टडी करेंगे, और जहाँ पे हम इन तीन बातों के बारे में स्टडी करेंगे उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं बच्चे, हम केमिकल काइनेटिक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एक ऐसे एग्जांपल लिए हैं जहां पे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन तो कॉमन थी, लेकिन हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं बर्निंग की बात करूं, अगर मुझे जलानी है तो मैं लकड़ी भी जला सकता हूँ या फिर कागज भी जला सकता हूँ, और तो और मैं यहाँ पे पेट्रोल में भी आग लगा सकता हूँ। लेकिन जो रैपिड हमको अगर फायर चाहिए, एकदम से फायर चाहिए, तो लकड़ियां जो है वो जलने में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन कागज को अगर मैं थोड़ी सी माचिस से भी जला दूं तो वो पूरा जल जाएगा। तो रैपिड बर्निंग हमारे पास किसकी होगी, पेपर की होगी। लेकिन स्लो बर्निंग हमारे पास किसकी होगी बच्चों, वुड की होगी। और भी ज्यादा अगर रैपिड बर्निंग करनी है, जैसे हमको कार्स में बर्निंग करनी होती है, हमको इंजन जो है वो चलाना होता है, तो हम उसमें क्या डालते हैं बच्चे, पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं। पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं, उसमें हम पेपर का यूज नहीं करते हैं। तो तीनों में, चाहे मैं कार की बात करूं, चाहे मैं लकड़ियों की बात करूं, चाहे मैं पेपर की बात करूं, तो तीनों चीजें जो है वो जलती है। लेकिन रैपिड जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, सबसे पहले पेट्रोल जलता है, उसके बाद जो पेपर जलता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वुड की बर्निंग होती है। अगला एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बात बताऊं, देखो जैसे अगर कोई आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, और मान लो आप डॉक्टर बन चुके हो, आपके पास कोई यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा बुखार है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको फीवर के लिए इंजेक्शन देंगे या फिर उसको मेडिसिन देंगे। अब देखो इसको इतना ज्यादा फीवर है, तो ऑब्वियसली आप उसको क्या डालेंगे, आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे, आप उसको दवाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो फीवर को रेट ऑफ रिएक्शन जो अफेक्ट करेगा बच्चे, वो इंजेक्शन जल्दी करेगा, लेकिन दवाई जो है उसका इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो यहाँ पे भी मेडिसिन में भी जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके फीवर को ठीक करेगी, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंजेक्शन का फास्ट है, लेकिन मेडिसिन का थोड़ा सा स्लो होता है। दूसरा हमारी एग्जाम्पल जो आ रहा है वो है स्पॉइलिंग। देखो आप घर में क्या किया, आपने घर में टमाटर भी लेके आए और पटेटो भी लेकर आए, तो आप सबसे पहले किसको यूज करेंगे, जिसका रेट ऑफ स्पॉइलिंग क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो रेट ऑफ स्पॉइलिंग जो है वो टमाटो का फास्ट होता है, और रेट ऑफ स्पॉइलिंग जो है वो पोटैटो का थोड़ा सा स्लो होता है। तो पहले आप किसका यूज करेंगे, पहले आप टमाटर का यूज करेंगे, और उसके बाद किसका यूज करेंगे, आप पोटैटो का यूज करेंगे। क्योंकि रेट ऑफ, देखो स्पॉइल तो दोनों होगा, लेकिन रेट ऑफ स्पॉइलिंग टमाटो का ज्यादा है और पोटैटो का थोड़ा सा कम है। तो ये बात होगी हमारी तीन एग्जाम्पल की। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। देखो एक बारी क्या हुआ, ऐसे पता चला कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमको ये बताया कि जो डायमंड है वो पक्का ग्रेफाइट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो डायमंड, जो कार्बन बचे, जो डायमंड है वो कार्बन ग्रेफाइट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो लोगों ने जो है वो डायमंड खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो अब एक यूजफुल जो वैल्यूएबल चीज है वहां से नॉन यूजफुल चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो डायमंड कितना एक्सपेंसिव होता है, और जो ग्रेफाइट है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस थी, इसकी वजह से लोगों ने डायमंड को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन वहीं पे हमारे पास आई केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स ने हमको बताया कि जो डायमंड से ग्रेफाइट का जो कन्वर्जन है वो हो तो सकता है, लेकिन इसने हमको पहली बार स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया कि ये जो रिएक्शन है ये 10,000 साल के बाद जो है वो कंप्लीट होगी। तो 10,000 ईयर्स तक तो कौन ही जिंदा रहेगा, तो लोगों ने डायमंड को दोबारा से खरीदना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो सुनना, थर्मोडायनेमिक्स ने हमको सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्शन के बारे में बताया था कि वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ने हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि जो रिएक्शन है इसके होने की स्पीड इतनी ज्यादा कम है कि 10,000 ईयर्स लग जाएंगे, तब आपका डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। अभी तक हमने जितना सीखा है, हम एनसीईआरटी की लाइंस को भी रीड कर लेते हैं। देखो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो है वो नोट्स इनसे बनाएंगे जो मैंने लिख के रखा है, आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी की लाइन में भी आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री बाय इट्स नेचर कंसर्न विद द चेंज। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बच्चे, चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। सब्सटेंस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय ए केमिकल रिएक्शन इनटू वन अनदर। ये तो चलो ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखी है। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड, ये बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में आप किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे, चेंज के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहली चीज के बारे में जो हम बात करेंगे वो है फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, तो आपकी रिएक्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो पहली मैंने बात बता दी थी। दूसरी चीज जो हमको पता करनी थी वो क्या थी बच्चों, एक्सटेंट टू विच रेट रिएक्शन विल प्रोसीड। तो मतलब हमको क्या करना है, रिएक्शन का एक्सटेंट या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता करना है, जिसके बारे में कौन बताता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। तीसरी बात की जिसके बारे में मैंने आपको बताई थी वो थी स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट और स्पीड एक ही बात है, दैट इज टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू गेट रीच इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि एक तो हमको स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता करना है रिएक्शन की, दूसरा हमको किसके बारे में पता करना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा हमको पता करना है बच्चे स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो रीड कर दी है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, along with the feasibility and extent, मतलब feasibility और extent के साथ साथ it is equally important to know the rate and factors controlling the rate of reaction। मतलब speed जो है वो भी एक बहुत ज्यादा important factor डिसाइड करती है आपके केमिकल रिएक्शन के बारे में, और factors affecting rate of reaction या फिर speed of reaction भी काफी ज्यादा important factor होते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल उन्होंने दिए केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल विच पैरामीटर डिटरमाइन हाउ फास्ट फूड गेट स्पॉइल। जैसे कि मैंने आपको पटेटो और टमाटो का एग्जांपल दिया था कि जो रेट ऑफ स्पॉइलिंग है वो टमाटो का ज्यादा है लेकिन पटेटो का स्लो है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। हाउ टू डिजाइन ए रैपिड सेटलिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। अब देखो मान लेते हैं कोई डेंटिस्ट है, अब जो डेंटिस्ट है मान लेते हैं दांत में क्या हो रहा है, दांत में छेद हो गया, अब डेंटिस्ट इसकी क्या करेगा, फिलिंग करेगा। अब यहाँ पे कौन सा मटेरियल डालना चाहिए जो यहाँ पे रैपिड रैपिड सेटलिंग कर दे, एकदम से सूख जाए, या फिर वो 1 से 2 दिनों के बाद सूखे। अगर 1 से 2 दिनों के बाद सूखेगा तो वो इंसान भूखा थोड़ी रहेगा। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए होता है फिलिंग करने के लिए जो कि एकदम से रैपिड जो है रैपिड ड्राई कर जाए, रैपिड सेटलिंग कर जाए, आपके दांत में जाके फिट हो जाए। तो ये भी हमको कौन बताते हैं बच्चे, ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ऑन और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न इन एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो रेट ऑफ जो फ्यूल की बर्निंग है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो उसमें लकड़ियां थोड़ी डाल सकते हैं क्योंकि हमको तो वहां पे क्या रेट ऑफ बर्निंग जो है वो फास्ट चाहिए, तो इसीलिए हम उसमें क्या डालते हैं बच्चे, उसमें या तो हम पेट्रोल डालते हैं, या फिर हम उसमें क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं, जो कि आपका जो इंजन है वो काम कर जाए। All these questions can be answered with the branch of chemistry which deals with the study of chemical reaction and their mechanism are called chemical reaction। तो जिन ये सारे जो एग्जांपल है वो किसके बेसिस पे काम करते हैं बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे। द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस व्हिच मींस मूवमेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये सारा हमारा एनसीईआरटी की रीडिंग थी। अगली बात ये क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडाइनमिक डाटा इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि जो आपका डायमंड है वो डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमको कौन बताती है बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स बताती है। बट इट्स रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज वेरी स्लो, दैट द चेंज इज नॉट परसिस्टेबल टू ऑल। मतलब आप इसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते, आपका यहाँ पे जो रेट है वो काफी ज्यादा स्लो है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट डायमंड इज फॉरएवर। तो डायमंड का जो ग्रेफाइट में जो कन्वर्जन है वो इतना ज्यादा स्लो रिएक्शन है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि धीरे धीरे करके डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और लोगों को ऐसा लगता है कि डायमंड तो डायमंड ही है। तो ये वाली दोनों चीजें जो है, ये वाली हमने एनसीईआरटी से भी रीड कर ली है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट लग रहे हो तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने आपको लिख के देखा है, ये वाली जो चीजें हैं इसको आप जो है वो नोट डाउन करेंगे अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। केमिकल रिएक्शन को हमने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन जो है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में ही हमने एक और तरह की रिएक्शन करी थी कि एक हमारे पास होती है बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक हमारे पास होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमारे पास टाइम आता है कि केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे, मतलब रेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन को रेट के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है वेरी फास्ट रिएक्शन। इसको बच्चे हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है वेरी स्लो रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास आती है मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास होती है वेरी फास्ट रिएक्शन।
तो बच्चे वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे 10 टू दी पावर माइनस का 16 से लेकर 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकेंड्स में जो निपट जाती है, उन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये इतनी फास्ट होती है कि आपको ऑब्जर्व भी नहीं होता कि रिएक्शन कब जैसे हो गई है। ये जो रिएक्शन होती है जनरली दो तरह की रिएक्शन होती है, मतलब जनरली मैं क्या बोलूं, आयोनिक रिएक्शंस जो होती है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, जहां पे आपने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ में रिएक्ट किया, तो आपके पास क्या है, AgNO3 है, और हमारे पास बच्चों H और Cl है। तो बच्चे Ag के साथ में Cl लिख जाएगा, तो यहाँ पे AgCl बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ में चल जाएगा, HNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये हमने क्लास 10 में पढ़ी है। तो ये वाली रिएक्शन जो हमारे पास होती है बच्चे, वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे बोलते हैं जो आयनिक रिएक्शन होती है वो इतनी फास्ट होती है कि वो किस कैटेगरी में आती है, वेरी फास्ट रिएक्शन के अंडर आती है। दूसरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है बच्चों, वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और इसको मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है HCl, और यहाँ पे NaOH। तो आपने पढ़ा होगा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके दो ही एग्जाम्पल होते हैं, एक होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है एसिड बेस रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, H और OH क्या बना देगा बच्चे, वाटर बना देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। तो ये भी तो एक टाइप की आयनिक रिएक्शन है। तो ये दो रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन के अंडर आती है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है, इनका रेट पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, ये इनको पढ़ना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट जो है वो नहीं पढ़ा जाता है। नेक्स्ट तरह की हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, जो बहुत टाइम लेती है होने के लिए, जैसे कुछ एक दिन लेती है, या फिर कुछ एक मंथ्स में कंप्लीट होती है, या फिर कुछ एक साल जो है वो ले लेती है कंप्लीट होने के लिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने क्या किया है, आपने लोहे के पीस को रखा है ओपन में, ठीक है, इसमें क्या होगा, वाटर भी लगेगा, ऑक्सीजन भी लगेगा, या फिर मॉइस्चर भी लगेगा इसमें। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है धीरे धीरे करके इसमें रस्टिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कुछ एक दिनों के बाद। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वेरी स्लो रिएक्शन। अगला हमारे पास जो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन जो डायमंड है, डायमंड से अगर मैं ग्रेफाइट में कन्वर्ट करता हूं, तो ये जो है 10,000 ईयर्स जो है वो लेगा कंप्लीट होने के लिए। तो ये भी तो वेरी 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 स्लो रिएक्शन है। तो हम जो है रेट इसका भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इतनी स्लो रिएक्शन का रेट पढ़ के हम क्या ही हासिल कर लेंगे, तो हम वेरी स्लो रिएक्शन का रेट भी नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है मॉडरेट रिएक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, जो बच्चे कुछ एक आवर्स में हो जाए या फिर कुछ एक मिनट्स में जो रिएक्शन हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। जनरली मॉडरेट रिएक्शन आर, सुनना, जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो वाली रिएक्शन क्या होती है बच्चे, मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या है, कुछ एक एग्जांपल है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या फिर शुगर केन। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एस्टर लिया है और यहाँ पे बेस लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एस्टर से हमने जब बेस के साथ में रिएक्शन करी, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बना, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, अल्कोहल बन गया। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं, मतलब जहां पे एस्टर जो है वो ब्रेक कर रहा होता है। अब इसको भी मैं जो है आपको आगे बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इसको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है बच्चे शुगर केन का इन्वर्जन, C12H22O11। तो ये अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है, तो ये भी किस तरह की रिएक्शन है, ये भी हमारे पास जो है वो एक मॉडरेट रिएक्शन है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, इसको भी आप बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। आई होप बात समझ में आई होगी। ये वाला जो रिएक्शन है ये हमें एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी करेंगे इसको भी रीड। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। तो आपने क्या लिया, H2O2 लिया, ये वाटर और O2 गैस में डिसोसिएट कर गया। तो ये भी हमारे पास एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का जब डीकंपोजिशन होगा, देखो आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छी रिएक्शन लग रही है, जो आप याद रख सकते हैं, वो आप सिर्फ याद रखेंगे। तो N2O5 के जब डिसोसिएशन होता है तो NO2 और O2 बनता है। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन तीन तरह की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आती है, प्रेसिपिटेशन या एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे क्या आती है, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर डायमंड टू ग्रेफाइट, और यहाँ पे क्या आती है, हमारे पास सबसे पहले आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड शुगर केन। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। अब सुनना बात को ध्यान से,
केमिकल काइनेटिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है। दूसरी बात, हमको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, और तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता करनी है। लेकिन कौन सी रिएक्शन, हम जो भी आज के बाद बात करेंगे वो है मॉडरेट रिएक्शन। कभी भी हम फास्ट और स्लो रिएक्शन के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। ये बोल रहा है कि कुछ एक आयनिक रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्या बोल रहा है कि जब आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl के साथ में करते हो तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, NaNO3। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट के अंडर आती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के अंडर आती है। अगली बात ये बोल रहा है ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। लेकिन कुछ एक रिएक्शन क्या होती है, काफी स्लो होती है। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है बच्चे, ये एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अगला हमारे पास क्या हो रहा है, ऑल्सो देर आर रिएक्शन लाइक इन्वर्जन ऑफ शुगर केन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। बच्चे ये जो दोनों रिएक्शन है इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो आपका लास्ट चैप्टर है उसके एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपने ध्यान रखना है कि जो इन्वर्जन ऑफ शुगर केन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये दोनों किसके अंडर आता है बच्चे, ये दोनों जो है वो एक मॉडरेट रिएक्शन होती है, विच प्रोसीड अंडर ए मॉडरेट स्पीड। तो आपके ये जो रिएक्शन होती है मॉडरेट स्पीड में, उसका क्या मतलब है, या तो कुछ एक आवर्स में कंप्लीट हो रही होगी या फिर कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो रही होगी। अगली बात ये बोल रहा है कैन यू थिंक मोर एग्जांपल फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी के मैंने कुछ और एग्जांपल जो है वो आपको दे दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। मैं किसी भी कंपटीशन की बात करूं, मैं जेई की बात करूं या फिर मैं नीट की बात करूं, मैं किसी भी बोर्ड की बात करूं, मैं एचपी बोर्ड की बात करूं या फिर सीबीएसई की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन जो है आपका हमेशा आता है। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि सर ये रेट क्या होता है, क्योंकि रेट को अगर हमने समझ लिया तो हम रिएक्शन के लिए भी रेट निकालना सीख जाएंगे। तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, जनरली रेट इज द चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। अब ये क्या बोल रहा है, रेट जो होता है, रेट रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन एनी क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज समय के साथ में, उसी को आप क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, रेट डिफाइन करते हैं। तो उसको पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसका नाम ए है। अब ये क्या करता है बच्चे, ये आपके 5 मंथ में, 5 महीने में जो है वो सिर्फ 5 चैप्टर जो है वो समझता है, 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से वो समझता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरी बात आपकी करूं कि यहाँ पे कोई लड़का बी है, यहाँ पे कोई लड़का बी है, ये क्या करता है बच्चे, 5 मंथ में, 5 मंथ्स में, 5 मंथ में 10 चैप्टर को कंप्लीट कर देता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसने 5 महीने में 10 चैप्टर पढ़े और इसने 5 महीने में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका रेट ऑफ लर्निंग फास्ट है और इसका रेट ऑफ लर्निंग क्या है बच्चे, स्लो है। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन क्वांटिटी आई, कितने आए बच्चे, 10 चैप्टर्स आए, लेकिन यहाँ पे जो चेंज इन क्वांटिटी आई सिर्फ 5 चैप्टर्स आए। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ लर्निंग है वो स्लो है और यहाँ पे जो रेट ऑफ लर्निंग है वो फास्ट है, क्योंकि टाइम तो सेम था, 5 मंथ थे, 5 मंथ थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी का चेंज आया वो ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी का चेंज था वो कम था। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आपका रेट ऑफ लर्निंग जो बी है उसका रेट ऑफ लर्निंग फास्ट है और जो ए है उसका रेट ऑफ लर्निंग स्लो है। आई होप रेट आपको समझ में आया है। अब अगर हमें रेट को रिएक्शन के लिए देखना है तो हमें ये चेक करना है कि रिएक्शन में किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है समय के साथ में। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को सीखने के लिए मैं एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट है। आर से मैं रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ और पी से मैं प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सबसे सिंपल रिएक्शन जो हमारे घर घर में होती है वो होती है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। जो आपकी दही बनती है, जब मम्मी दूध में, जब आपके पेरेंट्स जो है वो दूध में दही डालते हैं तो आपकी रिएक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका मिल्क जो है वो धीरे धीरे करके दही में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ
जैसे आपने यहाँ मटके में दही दूध लिया है, तो दूध में आपने जैसे ही ऊपर से दही का चम्मच डाला, तो यहाँ पे आपने दही का चम्मच डाल दिया, तो आपकी अब जो रिएक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। वो धीरे धीरे करके देखो यहाँ दही में कन्वर्ट हो रही है, और एक टाइम होगा जब ये पूरी की पूरी दही में या फिर कर्ड में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास रिएक्टेंट था, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा, स्टार्टिंग में ये देखा कि सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ करता था, यहाँ पे मिल्क हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो मिल्क की कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपकी प्रोडक्ट जो कि दही है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, उसी को क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मैंने आपको बोला रेट होता क्या है, रेट हमारे पास क्या होता था, चेंज इन एनी क्वांटिटी पर टाइम। लेकिन यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है बच्चे, यहाँ पे रिएक्टेंट में भी चेंज आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है। रिएक्टेंट धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो बच्चे धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट डेफिनेशन हुई किसकी बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं जरा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर। अब देखो जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा, देखो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ही डिफाइंड, लेकिन जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से फेज में है बच्चे, एक्वस फेज में है। और जब मैं प्रेशर की बात करूंगा तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से फेज में होंगे बच्चे, गैसियस फेज में होंगे। बस बात सारी ये है कि सर इनकी इनकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में चेंज आएगा, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो दोबारा डिफाइन रीड करते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसको लिख भी लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चे चेंज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विद टाइम। इसी को आप क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे बच्चे आप कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर भी लिख सकते हैं, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन आपको जो है 99% टाइम्स जो आपके पास आएगा वो कंसंट्रेशन वाली रिएक्शन आएगी। वो वाली रिएक्शन आएगी जहाँ पे ए और बी दोनों कौन से फेज में होंगे बच्चे, एक्वस फेज में होंगे। तो सबसे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन को जब सीखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने रेट को डिफाइन किया। तो रेट क्या था, किसी भी क्वांटिटी में चेंज आना समय के साथ में, उसको हमने क्या बोला, रेट बोला। फिर हमने डिफाइन किया बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी। हमारा जो मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, दही में। लेकिन रिएक्टेंट में कौन सा चेंज आ रहा था, डिक्रीज का, और प्रोडक्ट में कौन सा चेंज आ रहा था, इंक्रीज का। तो सिंपली अभी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, किसके साथ में, समय के साथ में, उसको हमने क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर सिर्फ मैं रिएक्टेंट के बेसिस पे डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिक्रीज इन। अब देखो कंसंट्रेशन को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कंसंट्रेशन को दो बॉक्स हो गया और किसका है, रिएक्टेंट का है, तो ऐसे लिखेंगे। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो बॉक्स है और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। क्योंकि बच्चे मैंने क्या बोला था यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में कौन सा चेंज आ रहा है, डिक्रीज का, और सिमिलरली प्रोडक्ट में कौन सा चेंज आ रहा है, इंक्रीज का। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो आपके पास अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन की दो डेफिनेशन हो गई, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये वाली चीज हो गई। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो हम आर ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात सारी ये है कि अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम अगर आप लिख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था कि आर इज डोनेटेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात समझ जाना।
सेकंड बात ये क्या बोल रहा है कि R इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। ये क्या बोल रहा है कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होगी, ये कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होने वाली है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाली चीजें जो है वो एसर्शन और रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस बात का आपने ध्यान देना। दूसरी बात बच्चे यहाँ पे इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है हमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बनानी है, और ऊपर क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास टाइम है। टाइम का तो हमें पता है, या तो सेकंड होगा या तो आर होगा या तो फिर डेज होगा, ये ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन पहले हमें कंसंट्रेशन की यूनिट चेक करनी है, और इन दोनों को मिला के हमारे पास किसकी यूनिट आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आएगी। तो चलिए कंसंट्रेशन की यूनिट को चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा, हमने पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज, हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे जब भी कंसंट्रेशन की बात आएगी तो आपको सिर्फ क्या समझना है, मोलैरिटी समझना है। तो मोलैरिटी क्या डिफाइन होती है, मोलैरिटी होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बच्चे मोल हमारे पास क्या होता है एन, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोल की यूनिट क्या होती है बच्चे, मोल होती है, और वॉल्यूम की कितनी होती है, लीटर, तो ऊपर चल जाएगा लीटर इनवर्स। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या आती है बच्चे, या तो आप कैपिटल एम लिखते हो या फिर और क्या लिखते हैं आप, और लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट अगर आपको 8 मोलर दिया है, तो इसका क्या मतलब है, ये इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। इसको और 8 मोल लीटर इनवर्स कुछ ऐसे करके भी दे सकता है ये, क्योंकि ये इसकी क्या है, यूनिट है किसकी बच्चे, कंसंट्रेशन की। आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको जो है वो समझ में आया होगा। अगर थर्ड पॉइंट समझ में आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी जो है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। देखो जनरली हमने क्या देखा, हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास चेंज होता है, इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो हमने कुछ इसको ऐसे ही डिफाइन किया, ठीक है बच्चों, हमने ऐसे ही डिफाइन किया। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के बेसिस पे भी तो डिफाइन किया था हमने। हमने क्या बोला था, चेंज इन चेंज इन प्रेशर, प्रेशर ऑफ किसका बच्चे, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो मैंने इसको ऐसे भी डिफाइन किया था। अब मैंने आपको अभी अभी थर्ड पॉइंट में क्या बताया था कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे, मोलैरिटी होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड मान लेते हैं तो सेकंड इनवर्स। तो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स किसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बच्चे, एक्वस मीडियम वाली रिएक्शंस के लिए। तो जब भी एक्वस मीडियम होगा तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, ऊपर देखो मोलैरिटी किसकी है, कंसंट्रेशन की यूनिट, और बच्चे यहाँ पे टाइम का नीचे से ऊपर क्या चला जाएगा, सेकंड इनवर्स। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली बच्चे आप मोलैरिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, मोलैरिटी को हम मोल लीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, और बच्चे सेकंड इनवर्स एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मैंने आपको जैसे कि बताया मैक्सिमम टाइम जो है हमारा यही कंसंट्रेशन वाली, जो एक्वस मीडियम वाली रिएक्शन जो होती है वही यूज होती है। लेकिन मान लो अगर आपको गैसियस मीडियम भी पूछ लिया है, ये ज्यादातर नीट या जेई में पूछते हैं। अगर मान लो गैसियस फेज भी पूछ लिया, मतलब जो चेंज हो रही है हमारी, वो प्रेशर है किसकी बच्चे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की विद टाइम। अब प्रेशर तो किसी में भी हो सकता है, प्रेशर तो बच्चे एटीएम में होगा तो एटीएम सेकंड इनवर्स आ जाएगा, और अगर बार में होगा प्रेशर तो बार सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, प्लस साइन इंडिकेट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो बच्चे हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। आपको पता है कि समय के साथ में रिएक्टेंट में डिक्रीज आएगा और प्रोडक्ट में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अब इंक्रीज और डिक्रीज जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो डिक्रीज है बच्चे उसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। तो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास जो डिक्रीज है उसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसको हम पॉजिटिव साइन से जो है वो इंडिकेट करेंगे। और इसको जो मैं आगे आने वाली जो पॉइंट्स है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्रोडक्ट के लिए हमने पॉजिटिव लिया है और रिएक्टेंट के लिए हमने नेगेटिव लिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर बच्चे पॉजिटिव आ रहा है तो वो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चे नेगेटिव आ रहा है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी।
रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, तो चलिए इसको भी रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यू मस्ट बी नोइंग दैट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन सर्टेन टाइम पीरियड। ये बोलता है कि किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसी को बोलते हैं बच्चे स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। वैसे ही आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सिमिलरली द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये बोल रहा है सिमिलरली जो आप स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, उसको भी कैसे डिफाइन करते हैं, आप बोलते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अगर और अच्छे से आपको बताने तो आप क्या बोल सकते हो, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप क्या बोल सकते हो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। आई होप बात समझ में आ गई है। या फिर और क्या बोल सकते हो, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये सारा काम जो है हमारे पास किसका था बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन का था। तो हमने सारी की सारी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सारी की सारी चीजें कर ली और एनसीईआरटी की भी लाइंस पढ़ ली है, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में डिफाइन की है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ग्राफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। देखो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, देखो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको हम बहुत अच्छे से आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सा एक आपको ग्राफ बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम है। तो हमने जैसे कि देखा था कि रिएक्टेंट में जो है वो समय के साथ में डिक्रीज आता है, और प्रोडक्ट में जो है वो समय के साथ में क्या आता है बच्चों, इंक्रीज आता है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या ज्यादा था, हमारे पास स्टार्टिंग में किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, हमारे पास स्टार्टिंग में जो था वो रिएक्टेंट काफी ज्यादा था। तो मैं रेड पेन से जो है वो रिएक्टेंट के बारे में बता रहा हूं, और जो मैं ब्लू पेन जो है, ब्लू पेन से मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है, समय जैसे जैसे चलता जा रहा है, आपका रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा। तो उसको मैं कैसे बताऊंगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरे पास समय के साथ में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और मैं इसको क्या बता दूंगा, इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिप्रेजेंट करूंगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब मेरे पास धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ क्या रहा है, देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो अभी हमने देखा था कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, तो इसको क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको भी क्या मैंने बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, जब तक आपने दूध में दही नहीं डाला था तो क्या आपका प्रोडक्ट बना था, कुछ नहीं बना था, तो उसको जीरो बोलेंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, पहले जीरो होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग गया, और मेरे पास एक टाइम के बाद जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट कव है बच्चों ये, क्योंकि रिएक्टेंट में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। लेकिन रिएक्टेंट में कौन सा चेंज होता है, डिक्रीज का, और प्रोडक्ट में कौन सा चेंज होता है, इंक्रीज का। इसको आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।